नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। सीएम भूपेश बघेल ने शिमला के कई इलाकों में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने की लोगों से अपील की। सीएम भूपेश बघेल चुनावी कार्यक्रमों और बैठकों में शामिल हुए और साथ ही कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र दिया। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की ओर से सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। साथ ही वे कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी हैं। शिमला के कई इलाकों में प्रचार प्रसार सीएम भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। लोगों से अपील की, उन्होंने वोट करने की अपील की। सीनियर ऑब्जर्वर वो बनाए गए हैं और इसी दौरान वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रचार प्रसार की सीएम भूपेश बघेल ने किया है। हिमाचल में लगातार उनका प्रचार प्रसार जारी है। पूरी ताकत झोंक दी है उन्होंने हिमाचल में अपना दम दिखाने की, वोट परसेंटेज बढ़ाने की। छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और इसके पहले भानुप्रतापपुर में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। मनोज सिंह मंडावी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई। मनोज सिंह मंडावी की पत्नी सावित्री ने शिक्षक पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है। उन्होंने कहा कि पति के अधूरे सपनों को साकार करना है। जनता के विश्वास और भरोसे के चलते त्याग पत्र देकर राजनीति में आना चाहती हूँ। त्याग पत्र देते ही कांग्रेस से टिकट के लिए उनकी दावेदारी पक्की मानी जा रही है। कांग्रेस भी मानती है कि दिवंगत की पत्नी का दावा तो है, मगर टिकट वितरण को लेकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। देखो भाई, अभी तो मैं दुख से उबर भी नहीं पाई हूँ अच्छे से, तो मैं अपने पारिवारिक कारणों से बच्चों को देखते हुए, इनके क्षेत्र को देखते हुए मैं अपना स्वयं इस्तीफा दे दी हूँ। और भानुप्रतापपुर विधानसभा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं क्षेत्र को देखना चाहती हूँ। मैं अपने उससे स्वेच्छा से वो करी, कुछ वो ऐसा अभी चर्चा वगैरह नहीं हुआ है। मैं अपने कारणों से, अपने पारिवारिक कारणों से बच्चों को देखते हुए सोच रही हूँ कि यहाँ चुनाव, इसमें राजनीति में आऊँ। भानुप्रतापपुर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी की चुनावी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बहुत जल्द ही कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें हमारे प्रदेश प्रभारी श्री पीएल पूनिया जी, मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम समेत चुनाव समिति के सारे सदस्यगण बैठ के और वहाँ के कार्यकर्ताओं के रायशुमारी के आधार पर जो रिपोर्ट आएगी उस पर निर्णय लेके वहाँ के प्रत्याशी की घोषणा शीघ्र कर दी जाएगी। तौर पर निश्चित तौर पर उनका दावा भी अपना मजबूत है, लेकिन कांग्रेस में प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है और यह निर्णय हमारी जो चुनाव समिति है उसमें वरिष्ठ नेतागण लेते हैं। चुनाव समिति के निर्णय आने के बाद ही किसी की भी दावेदारी को मजबूत बताया जाता है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है। बीजेपी ने 4 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। रामविचार नेताम शिवरतन शर्मा बने हैं पर्यवेक्षक। संतोष पांडे, रंजना साहू को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। प्रत्याशी के चयन के लिए रायशुमारी करेंगे पर्यवेक्षक। मनोज मंडावी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, भानुप्रतापपुर सीट जो खाली हुई है उसके लिए चुनाव होना है और अब बीजेपी ने भी अपने पर्यवेक्षकों का नामों का ऐलान कर दिया है। जी, एक तरह से इसे भानुप्रतापपुर के उपचुनाव की तैयारियों से ही जोड़कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जहां सावित्री मंडावी ने एक तरह से पहले ही दावेदारी ठोक दी है, हालांकि अब तक के अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई है, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी बीजेपी भी चुनाव को लेकर पूरी तरह गंभीर है और तैयारियां एक तरह से शुरू हो गई हैं। 4 सदस्यीय पर्यवेक्षकों का गठन एक तरह से किया गया है, जिसमें पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, इसके अलावा शिवरतन शर्मा और सांसद संतोष पांडे समेत धमतरी विधायक रंजना साहू को शामिल किया गया है। पर्यवेक्षकों
पर्यवेक्षकों की नियुक्ति इसलिए की गई है ताकि कैंडिडेट को लेकर के एक तरह से रायशुमारी की जाए और कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर के इसके लिए जो पर्यवेक्षक हैं वो भानु प्रतापपुर के लिए रवाना होंगे और उम्मीद की जा रही है सोमवार या मंगलवार को ये चारों जो बनाए गए हैं पर्यवेक्षक ये भानु प्रतापपुर पहुंचेंगे, वहां कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जिताऊ उम्मीदवार कौन हो सकता है, अभी फिलहाल वहां की परिस्थितियां क्या है, किस तरह के मुद्दे हो सकते हैं और कौन सा कैंडिडेट जो है वो बीजेपी की तरफ से उपयुक्त हो सकता है। हालांकि कई नाम जरूर चल रहे हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन ये पर्यवेक्षक जो बनाए गए हैं यही रायशुमारी करेंगे और फिर पार्टी तक ये पूरी जानकारी देंगे कि वहां से कौन उम्मीदवार हो सकता है और इस दौरान वो कौन से मुद्दे होंगे जो कि पार्टी के लिए भानु प्रतापपुर में अहम होंगे। तो कुल मिलाकर के खाली हुई इस सीट को लेकर के बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसलिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पहले ही कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि उनके मंथन में कार्यकर्ताओं से होने वाली बातचीत में किस तरह के परिणाम आते हैं और उसके बाद बीजेपी से कौन कैंडिडेट खड़ा किया जाता है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया देवव्रत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सरगुजा के दौरे पर अरुण साफ हैं और सरगुजा दौरे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। पार्टी कार्यकर्ताओं के भव्य स्वागत से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उत्साहित हो गए। अरुण साफ ने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की संभागीय स्तर बैठक ली। बैठक में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। सरगुजा की सभी सीटों को जीतने पर कार्यकर्ताओं के साथ अरुण साफ ने मंथन किया। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश और उत्साह है और जिस प्रकार से राज्य की कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में चल रही है, आज प्रदेश भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है, प्रदेश आज अपराध का गढ़ बन गया है, प्रदेश आज माफिया का गढ़ बन गया है और आज पूरे प्रदेश में विकास के सारे काम ठप हैं, सड़कों में गड्ढे दिख रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन चाह रही है, इस सरकार से छुटकारा चाह रही है और हम निश्चित रूप से 2023 में कमल खिलाने का काम करेंगे। बिलासपुर में होने वाली महतारी हुंकार रैली से पहले बीजेपी महिला मोर्चा ने रायपुर में मुंहपैड रैली निकाली। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से बड़ी संख्या में महिला मोर्चा के सदस्यों ने मुंहपैड रैली निकाली और प्रदेश में शराबबंदी की मांग और महिला अत्याचार पर रोक लगाने की मांग को लेकर 11 नवंबर को बिलासपुर में बीजेपी महिला मोर्चा महतारी हुंकार रैली करने जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं के शामिल होने का दावा किया गया है। बिलासपुर रैली से पहले रायपुर में मुंहपैड रैली के जरिए बीजेपी महिला मोर्चा ने शक्ति प्रदर्शन किया है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताएं आज मोपेड में सवार होकर निकली हैं और मोपेड में जाने की वजह यह है कि सरकार के खिलाफ ये आंदोलन करने वाली हैं। लेकिन आंदोलन से ठीक पहले बाइक में या यूं कहें कि मोपेड में सवार होने का क्या मकसद है ये जान लेते हैं। आज क्या वजह है आप लोग निकले हैं? हम राजधानी की जनता को बताना चाहते हैं कि भूपेश बघेल सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा बिलासपुर में होने वाले बड़े आंदोलन महतारी हुंकार रैली की तैयारी शुरू कर दी है। वो आह्वान करना चाह रही है राजधानी की महिला बहनों भाइयों से कि वो हमारे साथ बिलासपुर चले और इस निकम्मी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंके। अच्छा, ये बहुत सारी महिलाएं आज निकली, क्या कहेंगे इसको लेकर? आज हम बाइक रैली के माध्यम से सभी महिला बहनों को प्रदेश में आह्वान कर रहे हैं कि 11 तारीख को होने वाली महतारी हुंकार में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो। तो ये जो रैली है ये होने वाली है और रैली से पहले की ये तस्वीर है कि जो महतारी हुंकार रैली जिसको लेकर के अब तक बीजेपी ये कहती रही है कि शराबबंदी और कई ऐसे मसले हैं जिनको लेकर के ये रैली बिलासपुर में होगी। ठीक इस रैली से पहले राजधानी रायपुर में बाइक रैली निकाली जा रही है। मोपेड में ये तमाम महिला कार्यकर्ता सवार होकर के राज्य सरकार के खिलाफ एक तरह से प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। गरियाबंद की बात करेंगे। राजिम को अब जिला बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। राजिम में इसे लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। राजिम को जिला बनाने के
लिए सभी दल ने अपना समर्थन दिया। बैठक में विधायक अमितेश शुक्ला, पूर्व सांसद चंदूलाल साहू, जिला पंचायत सदस्य रोहित साहू, अधिवक्ता संघ, पत्रकार संघ और सर्वदल के नेता, जनप्रतिनिधियों के साथ आम जनता शामिल हुए। पूरा समर्थन है कि राजिम जिला बने, और क्योंकि मेरा तो यहाँ भावनात्मक लगाव है, छुटपन से आया हूँ। किरोई में हमारा घर है, श्याम कुटीर, वहाँ पर मैं रहता भी हूँ कई बार, और वहाँ पर खेती किसानी भी हमारी ही किरोई में। तो निश्चित रूप से एक भावनात्मक लगाव बहुत ज़्यादा राजिम जिला बने, मगर थोड़ा सा ये और आसान हो जाता जब गरियाबंद जिला डिक्लेयर करा, उसी के साथ ही राजिम जिला जो है डिक्लेयर करवा देना था। वो एक थोड़ा सा बात है, क्योंकि जो है अब हम लोग को प्रयास थोड़ा और करना पड़ेगा, मगर प्रयास में कोई कमी नहीं होगी। और निश्चित रूप से हमारा पूरा प्रयास है कि राजिम जिला बने, और हम लोग हर तरह से प्रयास करेंगे कि राजिम जिला बने। राजिम जिला बनाने की मांग को लेकर बहुत दिन से चलते आ रहा है, लेकिन एक बैठक नहीं हो पाया था। तो आज सर्वदलीय बैठक राजिम में, धर्मनगर राजिम में रखे हैं, जिसमें क्षेत्र के पूरे जनप्रतिनिधि, समाज प्रमुख, व्यापारी संघ, वकील संघ, जितने जो गणमान्य नागरिक हैं, सभी जने आज उपस्थिति दर्ज कराए हैं और सभी का सहयोग मिल रहा है। राजिम जिला जरूर बनेगा। हमारे क्षेत्र के माननीय पूर्व सांसद जी, माननीय विधायक जी, प्रथम पंचायत मंत्री जी भी उपस्थित हुए हैं, और राजिम जिला जरूर बनेगा। जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग हमारी मांगे मांगते रहेंगे। राजिम जिला बनना चाहिए, इसलिए कि ये ऐतिहासिक, पौराणिक, आध्यात्मिक नगरी है, जिसके साथ साथ त्रिवेणी संगम भी है। पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य स्टेट के आस्था का केंद्र है। ऐसे स्थल को जहाँ जहाँ आस्था का केंद्र है वहाँ जिला बन चुका है। राजिम उसे अछूता रहा है, तो हम सब चाहते हैं कि राजिम जिला बने। हम मांग करते हैं, पुरजोर इसका समर्थन भी करते हैं कि अविलंब भूपेश बघेल जी राजिम को जिला बनाने की घोषणा करे और कार्यवाही शुरू कर दे। रायपुर में एसआई अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस विभाग में भर्ती रद्द होने से अभ्यर्थियों में गुस्सा है। अभ्यर्थियों ने काला कपड़ा पहनकर राजधानी में काला दिवस मनाया और सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। व्यापम ने पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया है, जिससे अभ्यर्थियों में आक्रोश है। रायपुर के धरना स्थल पर इस वक्त मैं खड़ा हूं और ठीक मेरे पीछे आपको काले कपड़े पहने हुए कुछ युवा दिखाई दे रहे होंगे। मसला भी बता देता हूं कि आखिर ये लोग यहां पर क्यों बैठे हैं। आज इन्हें एसआई भर्ती की परीक्षा देनी थी, लेकिन परीक्षा रद्द कर दी गई और अब परीक्षा हॉल में जाने के बजाय रायपुर के धरना स्थल में इनका प्रदर्शन चल रहा है। इनसे बात करते हैं। आज परीक्षा आपकी होने वाली थी, परीक्षा हॉल में आप बैठते, लेकिन आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा रद्द भी हो गई है, क्या प्रभाव तो बहुत पड़ रहा है। 4 साल से वेट कर रहे हैं। सिर्फ आज की बात नहीं है, बार बार ये होता है, फॉर्म रीओपन होता है, लेकिन आगे प्रोसेस बढ़ ही नहीं रहा है। हमारी यही मांग है कि पहले रोस्टर जारी करें। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्स है जो कि प्रक्रियाधीन है, जैसे सीएसईबी हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया, इसमें अभी तक कुछ हो नहीं रहा है, रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो हम लोग कब तक आखिर वेट करते रहें। और बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस पर कुछ जवाब ही नहीं देने को। ये तो आरक्षण का मसला है, इसलिए ये परीक्षाएं जो है वो रद्द की गई है, तो उसका क्या सॉल्यूशन? आरक्षण का मसला तो अभी आया है ना, बाकी जो भी भर्ती प्रक्रिया है विगत कई वर्षों से लटकी पड़ी हुई है। तो आरक्षण तो उनको नया बहाना मिल गया है। मतलब सरकार को ना सोने पे सुहागा हो गया, वैसे ही नहीं करना चाह रही थी शायद भर्ती, उनकी मंशा ही नहीं थी। और ये आरक्षण का जो मसला आया है उनसे धमतरी की बात करेंगे। आई ऐसी खबर है कि जिसकी सराहना सभी लोग कर रहे हैं। पूर्व सांसद चंदूलाल साहू ने अपनी विधवा बहू की फिर से शादी रचाकर समाज को न केवल सीख दी, बल्कि कल्याणी का आंगन खुशियों से भर दिया। इस फैसले की पूरे शहर में जमकर सराहना हो रही है। धमतरी के प्रसिद्ध विंध्यावासिनी मंदिर में कल्याणी साहू और डॉक्टर वीरेंद्र साहू तुलसी पूजा के दिन एक दूसरे के हो गए। पूरे समाज के सामने पूरे रीति रिवाज के साथ अग्नि के 7 फेरे लिए और जयमाला पहनाई। ये शादी पूरे समाज के लिए एक नया संदेश लेकर आई। दरअसल 10 साल पहले कल्याणी का पहला विवाह महासमुंद के सांसद रहे चंदूलाल साहू के बेटे के साथ हुआ था, लेकिन शादी के 4 साल बाद कल्याणी के पति की बीमारी के चलते मौत हो गई। कल्याणी अपने 1.5 साल के बेटे के साथ अकेली रह गई। ऐसा ही कुछ डॉक्टर वीरेंद्र साहू के साथ भी हुआ। हार्ट अटैक से पत्नी चल बसी और एक बेटी छोड़ गई। कल्याणी की मां और कल्याणी के ससुर यानी पूर्व सांसद चंदूलाल ने कल्याणी का घर दोबारा बसाने की सहमति बनाई और इसके लिए लगातार कई साल
तक सही वर की तलाश करते रहे। आखिरकार ये तलाश दमदरी कर डॉक्टर वीरेंद्र साहू पर जाकर खत्म हुई। अब 2 बच्चों को माता पिता की छत्रछाया मिल सकेगी। 2 अधूरे परिवार पूरे हो गए और सभी समाजों को विधवा विवाह का क्रांतिकारी संदेश भी दिया। देखिए, अकेलापन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रोग है और बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जिसको लोग अकेले निभा नहीं सकते। और मैं जब इनसे मिला तो इनकी भी जो कहानी है वो बिल्कुल मेरे जैसे ही है। और इनका बच्चा 1.5 साल का था, उस उम्र में इनको बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ी, बहुत सारी जिम्मेदारियां अकेले निर्वहन करनी पड़ी। और मैं जो अभी कर रहा हूँ वो ये कर चुके हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे लगा कि इनसे बेहतर जीवन साथी मुझे कहीं नहीं मिल सकता। और जीवन तो जीने का ही नाम है, तो कहीं न कहीं जीवन को एक नए तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। राजनांदगांव में नशे के सौदागर पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने नारायणगढ़ इलाके से बड़ी मात्रा में नशीली दवा बरामद की। पुलिस ने नशे के तस्कर को भी गिरफ्तार किया। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। बड़ी मात्रा में नशीली दवा के बरामद होने से पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नशे के तस्कर को पकड़ा। आरोपी नारायणगढ़ से नशीली दवा लेकर दुर्ग की ओर जाने वाला था, तभी पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उसे गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में नशीली दवा जब्त की है। संबंध में जानकारी ली जा रही संबंधित थाना से, और इसने कुछ जानकारियां और दी है जिसको डेवलप किया जा रहा है, और जो भी इसमें तथ्य आएंगे, जो भी व्यक्तियों के नाम आएंगे, उसके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जशपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रोकड़ा पार्क में सैकड़ों पेड़ों की अवैध कटाई से हड़कंप मचा हुआ है। पेड़ काटे जाने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने पेड़ों की कटाई करने वाले पर कार्रवाई की मांग की। रोकड़ा पार्क के जंगल में लोग फोटोशूट और एल्बम की रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचते हैं। अब पेड़ काटे जाने से फोटोशूट और एल्बम की रिकॉर्डिंग में दिक्कतें होंगी। बगीचा वन परिक्षेत्र के रोकड़ा पार्क में पेड़ों की कटाई से लोग आहत हैं। रायगढ़ नगर निगम में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 42 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक यहां साफ सफाई अभियान नहीं चलाया जा सका। दवाओं का छिड़काव भी अब तक नहीं हुआ। तो वहीं मामले को लेकर महापौर निगम प्रशासन के गंभीर होने का दावा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। फॉगिंग कराएंगे लगातार हर वार्ड में, और साथ में हमारे टेमी फास्ट है उसका छिड़काव कराएंगे। पाउडर है, लिक्विड है, और जो कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी बैठक की गई है उसमें भी मितानिन है, आंगनबाड़ी के हैं, और हमारा निगम की टीम और साथ में जनप्रतिनिधि सभी के संयुक्त टीम बनाया गया। उसमें हर प्रकार से समझाइश दी जाएगी और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा लगातार। अब बात करेंगे कोरबा की, जहां सलिया भाटा गांव के एक आंगनबाड़ी केंद्र में 5 साल के मासूम की संदिग्ध मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा सुबह आंगनबाड़ी जाने के लिए अपने घर से निकला था। कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। बच्चे के परिजनों से जिंदा समझकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।